हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम लोग एसीसी एसबीआर का ही जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल असेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने जैसे लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था सीएफआई का, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम किट का जो क्वेश्चन था एरॉन कंपनी, वो भी हमने देख लिया, ये जो क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब हम फाइनेंशियल असेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर भी मल्टीपल स्टैंडर्ड है, जैसे कंसोलिडेशन के अंदर भी काफी सारे स्टैंडर्ड्स मिक्स थे। ठीक है, जैसे IFRS 3 भी आ रहा था और IFRS 10 भी था, आपका IFRS 11 भी आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर भी क्या है, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं IFRS 9 तो है ही, बट IAS 32 भी आ जाता है, और 32 बीच बीच में क्या बताता है, डेफिनेशंस बताता है। ठीक है, तो अब हम चालू कर रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन। फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, ये बहुत इजीली अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने फाइनेंशियल लायबिलिटी पे बहुत टाइम डिवोट किया था। इसलिए फाइनेंशियल असेट्स मतलब कैश होता है, तो कैश फाइनेंशियल असेट्स होता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना ही है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स हमने परचेज कर लिए किसी और एंटिटी के, आपने रिलायंस के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, आपने टाटा स्टील कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल असेट्स। करते हो क्या आप लोग स्टॉक मार्केट में डील? कई लोग करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा रहती है, अगर करते हो तो। नहीं करते तो कोई बात नहीं। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी अनदर फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, उधर क्या था? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या था? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। यहां पे राइट टू रिसीव कैश किससे होगा? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल डेटर्स। ठीक है ना, या फिर एग्जाम्पल कोई लोन्स गिवन, जैसे हमने लोन्स दिए। ठीक है ना, बैंक अपने जो कस्टमर्स है उनको बहुत सारे लोन देता है अलग अलग तरीके के, तो लोन्स गिवन भी क्या है? राइट टू रिसीव कैश। या लोन्स गिवन टू स्टाफ, जैसे आपके ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो लोन्स देते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल असेट्स है। ओके, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। सोचो, डिवेंचर्स में क्या राइट टू रिसीव कैश होता है? बिल्कुल होता है। डिवेंचर्स में एक तो आपको बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता रहेगा, डिवेंचर बोल दो या बॉन्ड बोल दो, एक ही बात है। बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लास्ट में आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा इसको पढ़ के? पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी, ये क्या था वहां पे जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल लायबिलिटी में? ये डेरिवेटिव्स है। और अगर मुझे लगता है डेरिवेटिव्स में मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है ना, जैसे फ्यूचर्स हुआ, ऑप्शंस हुए, फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, स्वैप्स, इन सब में मुझे लगता है कि मुझे यहां पे बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल असेट्स। क्लियर? वैसे मैंने डेरिवेटिव की अकाउंटिंग अभी नहीं बताई है, ना तो मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी के टाइम पे बताया था, ना मैंने फाइनेंशियल असेट्स के टाइम पे अभी बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स को पूरा का पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे अपन। चलो, तो ये डेरिवेटिव्स है बेसिकली। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? फ्यूचर में होने वाली जो चीज है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सचेंज, तो फ्यूचर में होगा, इसलिए डेरिवेटिव्स है। फिफ्थ पॉइंट देख के भी आपको कुछ याद आएगा। अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज टू रिसीव अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटी ओन्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बोल रहा है कि जहां पे आपको वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटी ओन्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिसीव होने का राइट हो, है ना। एंटाइटल मतलब क्या होता है? फॉर विच एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज्ड टू रिसीव। ठीक है,
हमने क्या पढ़ा था फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर कि वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। यहां पे क्या है, रिसीव होंगे। एग्जाम्पल जैसे, और किसके इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, ध्यान रखो, खुद के इक्विटी शेयर्स हमें ही आके मिल गए। सोच सकते हो ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट को आराम से 1 मिनट लगा के सोचो कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कब होगा कि हमें खुद के इक्विटी शेयर मिल जाए, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या होता होगा। देखो ध्यान से सुनो अगर आपने सोचा है तो। जैसे कंपनी के बैलेंस शीट में डिबेंचर्स आ रहे हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, कितने के भी इशू करे, ये लायबिलिटी है कंपनी की, डिबेंचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। कंपनी ने ये जो मार्केट में डिबेंचर थे खुद ने उसमें से कुछ परचेज कर लिए। तो पता है जब कंपनी खुद के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, ओन डिबेंचर्स। आप 11th 12th में पढ़ते भी थे ओन डिबेंचर्स, कि कंपनी खुद के डिबेंचर्स परचेज करके रख लेती है, बाद में कैंसिल भी कर सकती है वरना री इशू भी कर सकती है, ऐसा कभी आपने सुना होगा, ठीक है। तो कंपनी ने डिबेंचर्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटी, जब कंपनी ने इशू करे मार्केट में, कंपनी ने बाद में खुद के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, इसे कह सकते हो आप इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। अब मैं कहूँ ये डिबेंचर जो है ना, ये जो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है। मतलब इन डिबेंचर्स के बदले कंपनी को बाद में खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। कंपनी ने डिबेंचर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं, मान लो 10 लाख के इशू कर रखे हैं, ठीक है, फिगर्स भी ले लेते हैं। और कंपनी बोल रही है कि हम 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, इन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और वो कह रही है वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। वेरिएबल नंबर कब होता था, जब उस टाइम की मार्केट प्राइस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। और कंपनी ने मान लो 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो इसमें से 10 लाख में से खुद ने परचेज कर रखे हैं। तो अब 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद कंपनी जो है डिबेंचर्स के बदले क्या देगी, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और मार्केट में जो लोग हैं उन सबको डिबेंचर्स के बदले, जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उन सबको डिबेंचर के बदले क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स। क्या इन डिबेंचर्स के बदले भी इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 1 लाख के जो डिबेंचर कंपनी के खुद के पास हैं, बिल्कुल मिलेंगे। तो इसे क्या बोल रहे हैं, 5th पॉइंट में इसे बोल रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स। क्या है फाइनेंशियल असेट्स, अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एंटिटी may or obliged is or may be obliged to receive a variable number of entity owns instruments, own equity instrument। तो ये कंपनी क्या बन गई, फाइनेंशियल असेट्स बन गई, क्योंकि कंपनी को इसके बदले खुद के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल नंबर। अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलते तो हम उसे बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। बट आपको देखो ये पॉइंट जो है ना, इसका कोई आपको एग्जाम्पल मिलेगा नहीं बुक में, और ना कभी एग्जाम किट में पूछा है, ठीक है। ये मैंने डिस्कस तो कर लिया इस तरीके से यहाँ पे, बट फिर भी आपको ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही नॉन पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर नहीं है ये पॉइंट, तो पूछता भी नहीं है, इसलिए क्लियर हो गया। तो क्या फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन क्लियर है अपन को, बस 5 पॉइंट याद रखने हैं। अब फाइनेंशियल असेट्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहूंगा आपको, है ना। देखो फाइनेंशियल असेट्स के अंदर अकाउंटिंग जो होती है वो कई तरीके से डिवाइडेड है, कई अलग अलग चीजों पे डिपेंड है। हो सकता है कि हमारी फाइनेंशियल असेट्स जो हो वो इक्विटी हो सकता है हमारी फाइनेंशियल असेट्स जो है वो डेट है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल असेट्स इक्विटी है तो हम अकाउंटिंग करते हैं FVTPL पे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। बट एक एक्सेप्शन के केस में हम लोग FVTOCI पे कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना, चॉइस है, कर सकते हैं चाहे तो, बट करनी हमेशा किस पे चाहिए, FVTPL पे करनी चाहिए। आपको याद है ये पॉइंट।
ये हम जब कंसोलिडेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो FVT OCI कई बार आया था जब मैं एग्जाम किट के क्वेश्चंस करा रहा था आपको, तो मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं बताया था इसके बारे में। मैंने कहा था बस एक इर्रिवोकेबल चॉइस होती है, ठीक है ना, तो हम FVT OCI पे दिखा सकते हैं इक्विटी को भी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को, बट नॉर्मली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी FVTPL पे दिखाते हैं। डिस्कस करेंगे आगे ना, पढ़ेंगे अभी। फिर इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट, भाई फाइनेंशियल एसेट्स की बात चल रही है तो ये डेट और इक्विटी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आपकी बार, है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, हमने खुद ने इशू नहीं करे हैं ये हमने क्या किया है, किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, हमने बॉन्ड खरीद लिए, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, हमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। जैसे हमने किसी को लोन दिया, लोन गिवन, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट ही तो है एक तरीके से, फाइनेंशियल एसेट्स की है। चलो अब इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, एट अमोर्टाइज कॉस्ट, या फिर एट FVT OCI या एट FVTPL। क्या समझ में है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को FVTPL या FVT OCI, ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट का ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन डेट में एट अमोर्टाइज कॉस्ट, एट FVT OCI और एट FVTPL, ये हमारे पास रहता है। इसके अलावा अगर डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जैसे पोटेंशियली फेवरेबल डेरिवेटिव्स असेट्स हो गई है फाइनेंशियल असेट्स, तो उस केस में हम FVTPL फॉलो करते हैं, मैंडेटरी है, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं कर सकते, बट इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करेंगे क्लास में, इन्वेस्टमेंट इन डेट डिस्कस करेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी पे आएंगे, ठीक है, उसके बाद इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स को अपन एक साथ पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जहां पे डेरिवेटिव हो गया, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा नहीं है, ठीक है, आराम से चलते रहो। इससे रिलेटेड बातें आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट, F7 में भी ये सब बातें कर रखी है, बट मैं फिर भी आपको वापस से सारी बातें डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर अच्छे से। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, क्या है लॉजिक्स, कैसे करते हैं वो सब अपन आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल असेट्स को कब रिकॉग्नाइज करते हैं। कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब, ठीक है, when and only when the entity become party to the contractual provisions of the instrument, ठीक है, जब एंटिटी जो है, कंपनी जो है उसकी पार्टी बनेगी, तभी फाइनेंशियल असेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या सर ये कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है क्या, मतलब काम में आने वाला पॉइंट है क्या? नहीं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, बस सिंपल जब दो जने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तभी फाइनेंशियल असेट्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो केवल थियोरिटिकल पॉइंट है, बस ऐसे ही ध्यान रख लो। इन इक्विटी की अकाउंटिंग पे बाद में आएंगे, पहले अपन डिस्कस करते हैं किसकी अकाउंटिंग के बारे में, डेट की अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब आप मान लो कि आज अपन अब जो क्लास चालू कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अभी तक क्लास में मैंने फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन डिस्कस करी है, अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन डेट के बारे में अकाउंटिंग को समझाऊंगा, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के बारे में समझेंगे। अच्छा, तो सर किस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की? तीन तरीके से कर सकते हैं, एट अमोर्टाइज कॉस्ट, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक बार में बातें समझ में आ जाएगी पूरी अच्छे से, कभी भूलोगे नहीं, और सारे लॉजिक्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। एट FVT OCI, ये FVT OCI की फुल फॉर्म क्या होती है, फेयर वैल्यू थ्रू, THROUGH, थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब क्या, पहले तो बताओ डेट इंस्ट्रूमेंट पे क्या मिलता है अपन को जनरली। अगर हम कोई बाजार से डेप्ट खरीदते हैं, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, या किसी को लोन दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा,
और प्रिंसिपल मिलेगा लास्ट में, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अब हम लोग जब भी कोई असेट परचेज करते हैं ना, तो कई तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे माइंड में। एक तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है ना, और लास्ट में जब वो मैच्योर होगा तभी हम लोग उस मैच्योरिटी के टाइम पे ही पैसा रिकवर करेंगे। जैसे मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज कर लिए, डिबेंचर की लाइफ 10 साल है, मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है, मैं बिल्कुल थॉट, मेरा प्रोसेस क्लियर है कि मैं 10 साल बाद ही इस डिबेंचर को रिडीम करवाऊंगा, इससे पहले बेचूंगा नहीं। मैंने सोच रखा है, कसम भी खा रखी है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके माइंड क्या हो सकता है मेरा? दूसरे तरीका माइंड हो सकता है कि मैं इसको लूंगा, मतलब खरीदूंगा, और खरीदते ही जब भी मौका मिलेगा बेच दूंगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ही फिक्स है मेरा कि मैं मतलब इसको खरीद ही क्यों रहा हूं, जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा बेच दूंगा, फटाफट तुरंत बेच देंगे, ठीक है, रोकने वोकने का कोई प्लान नहीं है। या फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं इसको रख भी सकता हूं बिल्कुल मैच्योरिटी तक, और बीच में बेच भी सकता हूं, ठीक है ना। ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है बिजनेस मॉडल टेस्ट, BMT1, BMT2। क्या नाम दिया जाता है? BMT, बिजनेस मॉडल टेस्ट, यहां पे फुल फॉर्म लिख रहा हूं, बिजनेस मॉडल टेस्ट। ये BMT1 क्या होता है? BMT1 मतलब कि हम होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी। BMT2 मतलब होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी और कैन बी सोल्ड अर्ली ऑल्सो, कैन सेल अर्ली ऑल्सो, है ना, ठीक है। थोड़ी ग्रामर जो है उसमें मिस्टेक भी रहती है मेरी। तो या तो हम मैच्योरिटी तक रख सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा जल्दी भी बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक होता है CCFT टेस्ट। CCFT क्या होता है? CCFT होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, इसे बोलते हैं CCFT। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या होता है कि जो हम डेप्ट में, जिस डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जो डेट है उससे हमें मिलने वाला जो है सोली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें जिस डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ब्याज मिलेगा और केवल बाद में लास्ट में प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं CCFT टेस्ट, सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, और बाकी जितने भी अदर केसेस हैं वो यहां पे जाएंगे FVTPL पे। क्या मतलब समझे अभी आप इस बात से? हम अपने डिवेंचर्स में हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में किया, ठीक है, या बॉन्ड में किया, या हमने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, लोन्स गिवन, असेट्स की बात चल रही है ना। तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब दिखाएंगे? आपने एक सवाल पूछा, सर अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब दिखाओगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब दिखाएंगे जब हमारा बिजनेस मॉडल टेस्ट BMT1 सेटिस्फाई हो जाए प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। सर ये BMT1 क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम उस बॉन्ड को, उस असेट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है होल्ड टिल मैच्योरिटी, समझे बात को। और साथ में उस असेट से हमें केवल क्या मिलने वाला है? ब्याज, और लास्ट में जो रकम होती है, मूल
जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, वो मिलने वाला है। तो हम जाके अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बॉन्ड परचेज करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम या तो मैच्योरिटी तक भी रख सकते हैं या फिर जल्दी भी बेच सकते हैं। भाई थोड़ा हायर रिटर्न मिल गया, ज्यादा रिटर्न मिल गया तो मैं जल्दी भी बेच दूंगा, तो उसे किस में क्लासिफाई करेंगे हम? ऐसे डेट को FVT OCI में क्लासिफाई करेंगे, मतलब फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे और फेयर वैल्यू चेंजेस को अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में डालेंगे। अभी समझेंगे कैसे, ठीक है। अदर केसेस मतलब कि जैसे वहां पे या तो CCFT नॉट पास्ड, ठीक है। CCFT क्यों नहीं पास हो रहा? क्योंकि जो हमने बॉन्ड परचेज कर रखे हैं उसमें ब्याज और प्रिंसिपल के अलावा भी कुछ मिल रहा है, लाइक द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में। तो हमें ब्याज और प्रिंसिपल के अलावा अगर कुछ पेमेंट मिल रहा है तो वो सीधा किधर जाएगा? ऐसे बॉन्ड्स को हम कहां क्लासिफाई करेंगे? FVTPL की तरफ क्लासिफाई करेंगे। या फिर BMT1 और BMT2 दोनों ही पास नहीं हो रहे। क्यों पास नहीं हो रहे? क्योंकि हमने जो परचेज किए हैं बॉन्ड्स पे बिल्कुल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही मिल रहा है। CCFT तो पास हो रहा है, लेकिन वो बॉन्ड्स हमने परचेज करे हैं फॉर इमीडिएट सेल। समझे बात को? हमने बॉन्ड्स जो परचेज करे हैं वो स्टार्टिंग से हमारा माइंड क्लियर है, जैसे ही प्रॉफिट आएगा फटाफट बेच देंगे। हमने सोचा ही नहीं उसको जिंदगी के अंदर कि कभी मैच्योरिटी तक रखना है। सुबह खरीदेंगे, शाम को बेच देंगे। ये होता है FVTPL क्लासिफिकेशन, ठीक है। आराम से सोचना, आराम से चलेंगे, कोई भी मेरे को जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चाहे ये पूरी की पूरी क्लास इसी टॉपिक पे लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत आपके लिए आसान है समझना, क्योंकि आपने ये F7 में भी पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। नहीं भी पढ़ रखा तो भी मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं आपको शुरुआत से इसके बारे में, ठीक है। तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब क्या? अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब कि हमने ऐसे बॉन्ड परचेज करे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है उन बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को लास्ट तक होल्ड करना, जिंदगी भर तक हम उसको होल्ड कर रखेंगे, तो उसे बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है ना। साथ में उसमें CCFT भी पास होना चाहिए, मतलब बॉन्ड पे जो पेमेंट मिलेगा हमें ब्याज और प्रिंसिपल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि वो बॉन्ड बाद में कन्वर्ट हो जाए शेयर्स के अंदर। अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो मैं स्टार्टिंग से बोल दूंगा FVTPL पे डाल दो, ठीक है। FVT OCI पे कब दिखाना है? जब वो बॉन्ड्स, वो डिवेंचर्स, वो लोन हम लोग मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, या फिर हम जल्दी भी उसको बेच सकते हैं। फायदा मिला तो जल्दी बेच देंगे। क्यों बेचेंगे? हायर रिटर्न। थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल गया तो जल्दी ही बेच देंगे। कोई कसम नहीं खा रखी हमने कि इसको लास्ट तक होल्ड करके रखेंगे। तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है। और CCFT तो पास होना ही चाहिए इस केस में भी, कि CCFT क्या होता है? जो पेमेंट मिलेगा वो ब्याज और प्रिंसिपल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अदर केसेस सीधे सीधे जो इन दोनों में क्लासिफाई नहीं होंगे वो FVTPL पे जाएंगे। तो मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा क्यों ऐसा हुआ होगा? या तो CCFT फेल हो गया, ठीक है, कि बॉन्ड पे ब्याज और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और भी मिल रहा है ना। जैसे बॉन्ड्स क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड है, बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। या फिर हमने खरीदे क्या थे स्टार्टिंग से कि यार बेच देंगे, तुरंत बेच देंगे, खरीदते ही जैसे ही प्रॉफिट होगा तुरंत बेच देंगे, कोई बात का सोचा ही नहीं रखने का। तो उसे कहते हैं FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। मतलब जो इसमें फेयर वैल्यू चेंजेस आएंगे वो P&L में दिखाएंगे। अभी मैंने अकाउंटिंग डिस्कस नहीं करी, अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बात बताना चाहता हूं, ठीक है। FVT OCI मतलब क्या है कि हम लोग मैच्योरिटी तक भी रख सकते हैं और उसको जल्दी भी बेच सकते हैं अगर हमें हायर रिटर्न मिल जाए तो इसको कहते हैं, हमारा यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव है।
कि हमारा उद्देश्य क्या है, दोहरा उद्देश्य है, दो उद्देश्य है हमारे, दो ऑब्जेक्टिव्स है, या तो हम उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे या फिर उसको बेच देंगे। और अमोर्टाइज कॉस्ट में स्टार्टिंग से हमने क्या सोच रखा है कि मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे, आराम से बेचेंगे, मतलब बेचेंगे नहीं बीच में, जब मैच्योरिटी आएगी तब रिडम्पशन का अमाउंट लेंगे, खत्म करेंगे उसको। बट अब थोड़ा सा समझो अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या होता है। अब जैसे मान लो आज आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, आपने ना रिलायंस कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए। अब आपने उसको सोच लिया कि 10 साल के डिबेंचर, मान लो 10 साल के डिबेंचर है, 10 ईयर्स बाद आपको लास्ट में प्रिंसिपल मिलेगा और हर साल आपको बीच बीच में ब्याज मिलेगा। ठीक है, डिबेंचर की भी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, आपको पता ही है। आपने मान लो 20 लाख के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, 20 लाख रुपए के रिलायंस में डिबेंचर खरीद लिए, और स्टार्टिंग से ही क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कि होल्ड टिल मैच्योरिटी, आराम से रखेंगे, पैसे की जरूरत नहीं है हमें। अब क्या हुआ, एकदम एक दिन है ना शेयर मार्केट में आपको पता लग रहा है कि भूचाल आने वाला है। भूचाल मतलब क्या होता है, मतलब शेयर मार्केट में अर्थक्वेक आने वाला है। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, आपको लगता है कि वर्स्ट केस आने वाला है, मार्केट जो है ना भयंकर तरीके से गिरेगा, आपको पता है। सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, ऐसी कंडीशन आने वाली है। ठीक है, और आपको ये पता लग गया और आपने इन शेयर्स को, इन डिबेंचर्स को बेच दिया, इन डिबेंचर्स को आपने उठा के बेच दिया। ठीक है ना, तो क्या ये अमोर्टाइज कॉस्ट में क्लासिफाई होगा या नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बताओ क्यों बेचा आपने? क्योंकि आपके पास एक वर्स्ट केस आ गया। ठीक है, और इसलिए आपने इन डिबेंचर्स को बेच दिया। स्टार्टिंग से आपने सोच रखा था वैसे नहीं बेचेंगे, ठीक है ना, रखे रहेंगे, बट आपको लगता है मार्केट पूरा क्रैश करने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए बेच के निकल जाओ, जो मिल रहा है फटाफट से लेके निकल जाओ। वैसे ऐसा होता है, मार्केट जो है इस तरीके से क्रैश करता है, बिल्कुल करता है। कोविड के टाइम पे जब WHO ने जब कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर करा था, तो अगर आप शेयर मार्केट फॉलो करते हो तो उस टाइम पे शेयर मार्केट जो है वो सेंसेक्स 50% नीचे आ गया था। 50% नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत लोगों का पैसा उस टाइम पे एकदम से डूबा था। कई स्मार्ट लोगों ने जैसे ही वो मार्केट गिरा, नीचे 50% पाया, उस टाइम पे तुरंत बाइंग कर ली, फटाफट से मार्केट में शेयर परचेज कर ली। बट उसकी बात नहीं करना चाहते अपन, तो अपन बात कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बेचा इसने। तो बताओ अभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट में क्लासिफाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, ऐसे तो हो ही सकता है ना, वर्स्ट केस में तो आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से उसको पैसा आपको अर्ली में पहले रियलाइज करना था, नहीं था ना आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी। वो तो एकदम से आपको एक झटका मिलने वाला है, भाई पैसा क्यों गवाएं। अगर ऐसे सोच के चलोगे तो फिर तो आप कभी भी BMT1 आपका पास ही नहीं हो पाएगा, होल्ड टिल मैच्योरिटी कर ही नहीं पाओगे आप। होल्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में ही आपने सोच लिया बहुत लंबे टाइम तक हम पूरे मैच्योरिटी तक रखेंगे, बट कोई एक्सेप्शन आ गया तो बात अलग है। जैसे मान लो अब ऐसे ही क्या हो कि एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया आपको एकदम से, तो आपने बेच दिया। एकदम से एक दिन क्या हुआ, मार्केट जो है या फिर रिलायंस का पर्टिकुलर डिवेंचर बहुत ज्यादा भाग गया और उसी दिन 50% 60% का आपको रिटर्न मिल गया। अब आपने कहा कि यार ठीक है, ये तो बहुत तगड़ा हो चुका है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल चुका है हमें, ठीक है, बहुत ही हाई रिटर्न मिल चुका है, तो अब हो सकता है ये गिर भी जाए बाद में वापस से। ठीक है, तो अब आप इसको बेच दो। मैं आपको समझाता हूं, देखो एक चीज ऐसे, क्योंकि हम क्या मार्केट में बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो मेरा ये है कि एक बार अगर अपन ने शेयर परचेज किया, मैंने परचेज किया शेयर, तो मैं उसको फिर होल्ड करता हूं लॉन्ग टर्म तक, है ना, कभी भी उसको बेचता नहीं हूं। मेरा दिमाग में हमेशा एक पॉइंट ये रहता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से ही। हालांकि अपन डेट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार
इक्विटी की तरफ ले जाके कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने एक बार शेयर परचेज किया टाटा मोटर्स का, ठीक है, बिल्कुल माइंड में क्लियर था कि इसको बेचेंगे नहीं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक रखेंगे आराम से। अब सिनेरियो ऐसा बैठा कि जितने में लिया था विद इन 1 मंथ इस पे 85% रिटर्न मिल गया। विद इन 1 मंथ 85% ये शेयर जो है वो भाग गया आगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसकी न्यूज आ रही थी। तो ये कंटिन्यूसली भागता रहा और 85% रिटर्न मिल गया। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में क्या सोचा था कि शेयर को बेचेंगे नहीं, रखेंगे, बट इतना एकदम से रिटर्न मिल गया। तो अब इतना रिटर्न, ये इसके बाद मार्केट गिरेगा भी, कभी ना कभी ये शेयर गिरेगा भी, नीचे आएगा। तो फिर मैंने सोचा इसको बेच देते हैं। फिर मैंने इसको रियल में बेच भी दिया और बाद में ये कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद वापस से नीचे आ गया। फिर मैंने इसको दोबारा बाय कर लिया, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऐसे अलाउड हैं। BMT1 यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि BMT1 फेल हो गया, ठीक है ना, आप ये नहीं कह पाओगे भाई अगर आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है इस वजह से आपने उसको सेल कर दिया, या फिर वर्स्ट केस में सेल कर दिया, या फिर आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता पड़ गई, लिक्विडिटी जो है वो रिक्वायर्ड हुई, इसलिए आपने उसको सेल कर दिया, तो ये एक्सेप्शंस अलाउड हैं। ये एक्सेप्शंस क्या है, अलाउड है। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि BMT1 पिट गया मेरा, BMT1 नहीं पिटा, BMT1 पास है यहां पे, ठीक है भाई। वर्स्ट केस में तो कोई भी बेचेगा। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में कब दिखाना है, अमोर्टाइज कॉस्ट में तब दिखाना है जब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे और साथ में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बेच भी सकते हो और होल्ड टिल मैच्योरिटी, अगर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल गया, अब हायर रिटर्न, ये एबनॉर्मल रिटर्न की बात नहीं चल रही है, अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल रिटर्न नहीं है ये, ठीक है ना। हायर रिटर्न मतलब जैसे 8% नॉर्मली रिटर्न मिलता है, 10% पे बेच देंगे, ठीक है, तो इसमें कवर हो गया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या है, एबनॉर्मल रिटर्न, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल रिटर्न की बात चल रही है, ठीक है। और BMT2 क्या बोल रहे हैं कि होल्ड टिल मैच्योरिटी और कैन बी सोल्ड अर्ली ऑल्सो, और साथ में क्या मिलेगा आपको, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, ठीक है। तो हमने कहा कि हम रख भी सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म और इसको जल्दी बेच भी सकते हैं। कब बेचेंगे, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा रिटर्न मिल गया तो बेच देंगे, ज्यादा हेडेक नहीं रखेंगे। और FVTPL कब दिखाना है, स्टार्टिंग से मैंने सोच लिया, मैंने तो इसको आज खरीदा है, तुरंत ही बेचना है इसको, तो ठीक है ना, जैसे ही मौका मिलेगा फटाफट बेच देंगे, रखने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग से ही FVTPL है, ठीक है। तो क्या ये स्टैंडर्ड जो है इंटेंशन बेस पे काम कर रहा है कहीं ना कहीं, कि आपकी इंटेंशन क्या है ये उसको चेक कर रहा है। यस, ये आपकी इंटेंशन पे काम कर रहा है, इंटेंशन को देख रहा है। अब सर बताओ अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या अकाउंटिंग करेंगे। अब आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग देखो अमोर्टाइज कॉस्ट की सेम है जो हमने लाइबिलिटीज में पढ़ा था, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं यहां पे। जैसे स्टार्टिंग में आपने कोई असेट्स परचेज करी, ये किसकी बात कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट की। आपने कोई फाइनेंशियल असेट्स परचेज करी और आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करा, ठीक है, तो वहां पे क्या करते थे, लाइबिलिटीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करते थे, राइट। हमने लोन लिया था वहां पे, मान लो 5 लाख का, उसमें 10,000 का लोन लेने पे खर्चा आ गया, ठीक है, तो 5 लाख माइनस 10,000, 4,90,000 हमें नेट मिला। तो 4,90,000 रखते थे हम लोग नेट प्रोसीड्स। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने लोन दिया या फिर हमने क्या किया, हमने कोई असेट्स परचेज करी। कौन सी असेट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किया, ठीक है ना, जैसे डिबेंचर परचेज करे या बॉन्ड परचेज करे। तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करूंगा बताओ, वहां पे लेस किया था अपन ने, यहां पे ऐड करूंगा। मैंने 100 रुपए के बॉन्ड खरीदे, 10 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करा, तो बॉन्ड कितने का पड़ गया मेरा, 110 का। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पे क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है। समझे बात को,
फिर हम लोग क्या करेंगे, 110 में बॉन्ड खरीदा, मान लो कॉस्ट हो गई 110 की। अब फ्यूचर में हमें बीच बीच में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का, जितने भी साल हैं, जितने भी ईयर हैं, और लास्ट में क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। तो मैं अगेन क्या निकालूंगा बताओ, मैंने आपको बताया था IRR, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव रेट बोलते हैं। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन में अपन को दे रखी होती है, ठीक है। और फिर इफेक्टिव रेट निकाल के ये 110 की जो वैल्यू है वही टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। कौन सा शेड्यूल बोलते थे उसको बताओ, क्या बोलते थे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेंगे, ईयर 1 2 3 4, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू लिख दी, ओपनिंग वैल्यू जैसे 110 लिख दी, उस पे इंटरेस्ट लगा दिया, इफेक्टिव इंटरेस्ट जो होता है, जो इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, रिसीव, क्योंकि हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो बॉन्ड पे ब्याज मिलेगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है ना। कैसे, ओपनिंग में से, ओपनिंग में इंटरेस्ट को ऐड करके माइनस इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके हर 4 साल की शीट बन जाएगी, समरी शीट बन जाएगी। फोर्थ ईयर में उसको रिडीम करवा लेंगे, ठीक है। और वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे इधर इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में क्या होता है, बेसिकली हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में अपन लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग। तो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट के बराबर वैल्यू आ जाती है। जैसे ये 10% रेट आई, इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। तो हम लोग 110 पे 10% ऐसे प्लस करके कितना ले आएंगे लास्ट में, ये जो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल के बराबर वो। तो डिफरेंस बचता ही नहीं है लास्ट में, ठीक है। अगर फिर भी डिफरेंस बचे तो, क्योंकि हमने मान लो मैच्योरिटी पे कुछ अलग अमाउंट मिल गया, थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, तो वो P&L में चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको पहले थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंटिंग समझ में तो आए, क्वेश्चंस तो करने ही है, नो डाउट। फिर आते हैं बात FVT OCI की करते हैं। पहले तो मुझे बताओ वापस से रिवाइज करके कि FVT OCI पे कब दिखाते हैं हम किसी भी एसेट्स को, तब दिखाते हैं जब हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर ट्विन ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, या तो हम उसको होल्ड टिल मैच्योरिटी कर सकते हैं या फिर बीच में बेच भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा हायर रिटर्न भी मिल गया तो बेच देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो मिलेगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट तो पास होना ही चाहिए। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे यहां पे किया, 100 प्लस 10 110। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया इन असेट्स। समझे बात को, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में नहीं डालना, कैपिटलाइज करना है। अच्छा, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, फिर पहले हम लोग ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम IRR निकालेंगे, ठीक है। ईयर 1 2 3 4 इंटरेस्ट जो मिलेगा और लास्ट में प्रिंसिपल मिलेगा। तो दोबारा क्या कैलकुलेट करेंगे, IRR कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी IRR आई, मान लो 10% IRR आई, फिर हम लोग दोबारा क्या बनाएंगे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऐसे ही बनाया, 1 2 3 4, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ऐसे करते हुए पूरी की पूरी टेबल बनाई। अब क्या होगा, अब हम लोग एक और काम करेंगे, फेयर वैल्यू से लास्ट में कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में मान लो जो क्लोजिंग वैल्यू आई उसकी फेयर वैल्यू, उसके साथ उसकी फेयर वैल्यू को भी कंपेयर करो, और जो भी डिफरेंस जाएगा वो OCI में जाएगा। ये नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। क्या बोला, जो भी डिफरेंस जाएगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हर ईयर में करना पड़ेगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसके साथ फेयर वैल्यू कंपेयर किया, कंपेयर किया, कंपेयर किया, ठीक है। और OCI में जाएगा तो अब एक इशू आता है कि सर रिक्लासिफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लास्ट में जब ये हम लोग कभी भी अगर मान लो ये जो बॉन्ड्स हैं
इनको हम जब रिडीम करेंगे या बेचेंगे, ठीक है, तो ये रिक्लासीफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यस, ये रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल बोल लो या रिक्लासीफाई बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना, बेटर वर्ड है रिसाइकल। तो हाँ, रिसाइकल हो पाएगा, रिसाइकल कर सकते हैं P&L में, जो भी OCI का बैलेंस होगा वो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे एग्जैक्टली जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगा, अभी तो मैं आपको थ्योरी में जितना बता सकता हूं उतना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, FVT OCI है क्योंकि ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, तो हो सकता है 4 साल तक रखें, हो सकता है 4 साल में ना रख के 2 साल के अंदर अंदर ही बेच दें, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि FVT OCI में क्या है, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हम लोग फेयर वैल्यू से कंपेयर नहीं करते, लेकिन FVT OCI में फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नहीं कर सकते आप कंपेयर। सर क्यों नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन कॉस्ट में फेयर वैल्यू से कंपेयर? क्योंकि हमें बेचना ही नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव था होल्ड टिल मैच्योरिटी। हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है अमोर्टाइज कॉस्ट में? होल्ड टिल मैच्योरिटी, बहुत ही लंबे टाइम तक, लास्ट तक रखेंगे। तो हर साल उस असेट की फेयर वैल्यू क्या है, उस बात से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सोचो, आपके पास एक घर है जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है ना, और आपको लोग बाग आके बता रहे हैं बार बार कि देखो आपके घर की वैल्यू जो है वो 10 गुना बढ़ चुकी है, उस घर की वैल्यू 5 करोड़ है आज, कोई बोलता है 6 करोड़ है, कोई बोलता है 7 करोड़ है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बेचना तो है ही नहीं। हालांकि प्रॉपर्टी फाइनेंशियल असेट्स नहीं है, बट केवल सोच के देखो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी फाइनेंशियल असेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन मीट नहीं करती है, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है टू रिसीव कैश। बट उस चीज को छोड़ो, समझो पॉइंट को समझो कि अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब लॉन्ग टर्म तक हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं, तो फेयर वैल्यू से बीच बीच में मतलब ही क्या है, हर साल बीच बीच में फेयर वैल्यू चेंजेस हो रही है, उससे क्या फायदा, ठीक है ना, उसको थोड़े पकड़ोगे आप। अच्छा, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्या हो रहा है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, उसको आप बेच भी सकते हो और लंबे टाइम तक रख भी सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हो, फेयर वैल्यू काम की है। तो सर P&L में क्यों नहीं डाल रहे डिफरेंस को, OCI में क्यों डाल रहे हैं? P&L में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेचोगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको P&L में न डाल के अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में केवल भेज रहे हैं अभी। और जब उसको बेच देंगे हम लोग, जब असेट्स से पैसा रियलाइज हो जाएगा, तो वो OCI का आइटम रिसाइकल होकर P&L में चला जाएगा, ठीक है। किसकी बात चल रही है? इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सर FVTPL पे क्या करेंगे? FVTPL ये बड़ा सिंपल है, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी स्टार्टिंग में P&L में डालोगे, तो कैपिटलाइज तो नहीं करेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में डालेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे एसेट्स के अंदर, ठीक है। कोई भी IRR वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, नो IRR, कोई भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनेगा। जैसे हमारे बुक्स में असेट्स की वैल्यू 100 थी, ठीक है ना, हमने असेट्स 100 में खरीदी थी और 10 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से पे करी थी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में कितनी चली गई? 10, और असेट्स कितने की रिकॉर्ड हो गई? 100 की। अब पता चला ईयर एंड में क्या हुआ, ईयर एंड हुआ तो ये जो असेट्स है इसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है वो 130 हो गई, तो हम FVTPL 30 का P&L में सीधा हिट मार लेंगे। आया समझ में? बात खत्म हो गई यहां पे। तो अगर कोई जब बेचेंगे तब भी जो डिफरेंस होगा वो P&L में चला जाएगा। ये होता है किसकी अकाउंटिंग? इन्वेस्टमेंट इन डेट्स की अकाउंटिंग, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बट मैं एक बार थोड़ा सा थ्योरी भी बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा, ये जो हमने डिस्कशन किया, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असेट्स दैट आर डेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड इन वन ऑफ द 3 वेज, अमोर्टाइज कॉस्ट, OCI एंड P&L, ठीक है। मैं थोड़ा सा रीडिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये भी पढ़ लिया हमने।
तो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट द assets contractual cash flow. This means that entity does not plan on selling the assets prior to maturity, but rather intend to hold until redemption. तो इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल, ठीक है। और contractual terms of the financial assets give rise to the cash flow that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding. ये क्या है, ये BMT1 है, ये क्या है, CCFT। अगर BMT1 और CCFT पास होगा तभी मैं अपनी एसेट्स को किस पे दिखा पाऊंगा, अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखा पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेस्ट रेट ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड इज लोअर देन मार्केट रेट बिकॉज द होल्डर ऑफ द बॉन्ड गेट द बेनिफिट ऑफ चूजिंग टू टेक रिडम्पशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स। तो बताओ क्या CCFT पास हो रहा है क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आर देयरफॉर नॉट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो फिर इसलिए वो क्लासिफाई भी नहीं हो पाएगा। पूरा आंसर लिखा नहीं इन्होंने, ठीक है, बट इतना लिख के छोड़ दिया। तो ये कहां पे जाएगा, FVTPL पे। OCI में कब दिखाएंगे, अगर if the entity business model involve both collecting contractual cash flow and selling financial assets. twin objective, क्या बोलते हैं, twin objective, हम बेच भी सकते हैं या फिर हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। This means that sale will be more frequent than for the debt instrument at amortized cost. More frequent मतलब बेच amortized cost में भी सकते हो, बताया था ना, बेच अमोर्टाइज कॉस्ट में भी सकते हैं, बट कब बेचोगे, एक्सेप्शंस, वर्स्ट केस, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, बहुत हाई रिटर्न है, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गई बिजनेस में तब। लेकिन जो FVT OCI वाला केस है उसमें सेल्स क्या होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, क्योंकि भाई जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो एक्सेप्शंस बताए हैं ये फ्रीक्वेंट है कि इनफ्रीक्वेंट है, ऑब्वियसली ये इनफ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंट, बहुत ही कभी कभार होते हैं, बट यहां पे जो सेल्स होगी वो क्या होगी, थोड़ी फ्रीक्वेंट होगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एंटिटी मेल सेल इन्वेस्टमेंट इफ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अनदर इन्वेस्टमेंट विद अ हायर रिटर्न अराइजेस। वही बात कि भाई मेरे को अभी यहां पे 10% मिल रहा है, कहीं पे 12% मिल रहा है, ठीक है, तो मैं 10% वाली सिक्योरिटी बेच के 12% वाली सिक्योरिटी खरीद सकता हूं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, FVT OCI में क्लासीफाई हो गया। और साथ में इसे क्या बोलते हैं, BMT2, इसे क्या बोलते हैं, BMT2। और ये क्या है, CCFT। पढ़ो देखो, द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म ऑफ द फाइनेंशियल गिव assets give rise to the cash flow that are solely principal and interest। बस केवल प्रिंसिपल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। FVTPL पे कब दिखाएंगे, देखो पहले हमने अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाया, ठीक है ना, डेट की बात चल रही है, फिर हमने OCI पे दिखाया, फिर अब क्या बोल रहे हैं, P&L में कब दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI विल बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू P&L। इसने तो बस इतना सा लिख के बोल दिया कि जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं होगा और जो FVT OCI पे नहीं होगा वो P&L में जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कब P&L में जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पैलोमा परचेज द न्यू फाइनेंशियल असेट्स ऑन 31 December 2003। द असेट इज अ बॉन्ड दैट विल मैच्योर इन 3 years। पैलोमा बाय डेट इन्वेस्टमेंट विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम टू मैच्योरिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 3 साल के बॉन्ड परचेज करे हैं इसने और मैच्योरिटी तक, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू होल्ड मैच्योरिटी। ऑल्दो हैज ऑन ओकेजन सम sold some investment if cash flow deteriorated beyond the acceptable levels। आपको ही बताना है इसका आंसर। The bond pay a market rate of interest। The finance director is unsure as to whether this financial assets can be held at amortized cost or not। एडवाइस करो फाइनेंस डायरेक्टर को कि बॉन्ड कैसे मेजर होगा, बताओ आंसर बताओ। बोल रहा है कि वैसे तो इंटेंशन क्या थी कि होल्ड टिल मैच्योरिटी, लेकिन
कुछ ओकेजन्स में कुछ इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं अगर कैश फ्लो हद से ज्यादा गिर जाए, डिटोरिएटेड, खराब हो जाए। तो बताओ क्या होगा? ये कोई नॉर्मल रूल है या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है। तो हम इसको किस पे क्लासिफाई करेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ऐसे तो कुछ भी बेच सकते हो आप। सोचो आज अब कोई आदमी अपने घर आया और बोल रहा है कि आपका ये घर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और इसकी कीमत जो है 10 करोड़ हो चुकी है, आज 5 करोड़ हो चुकी है। तो हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेचना तो चाहते ही नहीं है। लेकिन वो आपको अमाउंट ही ऐसा बता दे, कि ना आपको बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो जाओ कि चलो यार रहना तो है ही, कहीं और लेके रह लेंगे, ये अमाउंट तो मिल जाए तो बढ़िया है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो वो क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट ही रहेगा होने को। तो डेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी हेल्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट इफ द एंटिटी इंटेंड टू होल्ड द फाइनेंशियल असेट्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रादर देन सेलिंग इट टू रियलाइज फेयर वैल्यू चेंजेस। ये क्या है बताना? ये है BMT1। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये क्या है? CCFT। P objective is to hold the assets and collect the contractual cash flow. Making some sale when the cash flow deteriorate does not contradict that objective. The bond pay a market level of interest and therefore interest payment provide adequate compensation for the time value of the money or credit risk associated with the principal outstanding. This means that the assets can be measured at amortized cost. ये लाइन क्या लिख रखी है? आपको पता है जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो किस वजह से दिया जाता है? उसकी 3 वजह होती है, आपने FM में पढ़ा होगा। एक तो होता है इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक होता है क्रेडिट रिस्क, और एक होता है खुद का प्रॉफिट। हम लोग इन 3 वजह से ब्याज चार्ज करते हैं। कैसे? बैंक ने बोला, आप बैंक वाले के पास गए, बैंक वाले ने आपको देख के बोला हम 10% पे लोन देने के लिए राजी हैं आपको, ठीक है। तो बैंक ने पता है क्या किया है? 10% कैसे रेट कोट करी आपको 10% पे? एक तो उसने मार्केट में देखा इन्फ्लेशन क्या रेट है, ठीक है ना, तो जो भी इन्फ्लेशन चल रहा होगा उसको कंसीडर किया। इन्फ्लेशन मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक क्रेडिट रिस्क, कि वो आपको जो लोन दे रहा है क्या उसमें कोई रिस्क है क्या, आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है ना, आपका सिविल स्कोर वगैरह सब चेक करके, और उस बेसिस पे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में लेता है खुद का प्रॉफिट। भाई अनिल अंबानी आ जाए तो बैंक क्या बोलेगा? आपको तो साहब हम 25% पे इंटरेस्ट लोन देंगे, 25% इंटरेस्ट पे लोन देंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट, आप में रिस्क बहुत है, ठीक है ना। बट आप हो तो आप तो बिल्कुल सज्जन पुरुष हो, है ना, सज्जन व्यक्ति हो, पुरुष दोनों चीजें है ना, जेंडर सारा, तो आपको तो कम रेट पे 10% पे ब्याज दे देंगे। बट अनिल अंबानी को तो हम लोग 25% पे लेंगे ब्याज। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 3 चीजों की वजह से ब्याज होता है। तो इसमें बता रखा है कि भाई ये जो इंटरेस्ट है, मार्केट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जो है वो कंपनसेशन होता है किस लिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, या फिर क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। बेड डेप्ट का रिस्क बेसिकली क्या है? बेड डेप्ट का रिस्क, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी गया है 50 मिनट से ज्यादा का हो चुका है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा छोटा रहे आपके लिए वीडियो ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।